हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि मैंने आप सभी से वादा किया है कि आप सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम के पहले पहले मैं जो अनसॉल्व्ड पेपर हैं इनको मैं सॉल्व कराऊंगा डेली शाम 7 बजे क्लास दे करके। तो जल्दी जल्दी से भाई लाइव जुड़ जाइए आप सभी लोग, ठीक है। और आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता होती है। तो चलिए भाई, आप सभी को पता है कि मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों पर जो है फोकस करता हूँ, क्योंकि भाई समय को बर्बाद नहीं करना है, ठीक है ना। आपकी जो भी बात है मैं कमेंट में पढ़ लेता हूँ और रिप्लाई भी अक्सर मैं वीडियो में कर देता हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखा करें बस, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और फिजिक्स का आंसर पेपर मैंने बताया कि जो हमारा सेकंड चैनल है बालाजी लर्निंग कोचिंग, ठीक है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपको फिजिक्स क्लासें मिलती रहती हैं, आंसर पेपर आपको वहीं पर सॉल्व कराया जाएगा। केमिस्ट्री वाले सर से हम बात कर लेंगे, वो भी आपको केमिस्ट्री का आंसर पेपर सॉल्व करा देंगे। आप टेंशन मत लीजिए, बोर्ड एग्जाम तक आपको बेस्ट तैयारी कराई जाएगी, ठीक है ना। आप प्रीवियस ईयर के बच्चों से आप पूछ सकते हो, या प्रीवियस ईयर में जो मैंने आपको पढ़ाया आप देख सकते हो कितना मिला हुआ है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी मत टेंशन लीजिए, आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। तो कल मैंने आप लोगों को जो 2021 का पहला सेट था, ठीक है, वो आपका कोड था EX। कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर जी HM प्रकाशन का हल कराइए। मैंने कहा किसी भी प्रकाशन का आंसर पेपर हो, बस आप ये देख लीजिए कि 2021 का कौन सा सेट है, सेट का कोड जान लीजिए। तो इसमें अग्रवाल में सेट नंबर 1 है और कोड है आपका EX। तो आप जो भी प्रकाशन का आंसर पेपर लिए हो उसमें कोड EX को देख लीजिए, बस आपको यही पूरा पेपर मिल जाएगा। ये पेपर ही तो है प्रीवियस ईयर के, तो आप किसी भी प्रकाशन का पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। वैसे भी प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आपसे मैंने कहा था कि आंसर पेपर आपको आसान लगे, इसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनकी क्लासों को आप कर लीजिए अच्छी तरीके से। उन प्लेलिस्ट में जो भी क्लासें देखिए उनको जरूर कर लीजिए। तो ये आपको जो आंसर पेपर हल करा रहे हैं बहुत आसान लगेगा। देखिए भाई, यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 3 का है, प्रश्न संख्या 2 तक मैंने आपको सॉल्व करा दिए थे सारे खंड। आज के क्लास में लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर वाले होंगे, 5 नंबर वाले होंगे। तो क्लास को अंत तक देखिएगा, तभी आपको जो है पूरा लाभ मिलेगा। तो तीसरे का नंबर हम देखते हैं। तीसरे के का नंबर की अगर हम बात करें तो का नंबर में आपको एक समुच्चय दिया गया है और समुच्चय में अवयव दिए गए हैं 1, 2, 3 और एक समुच्चय B दिया गया है। इसमें अवयव आपके दिए गए हैं A, B, C, D। और ये बोला गया है कि A से B में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। समुच्चय A से समुच्चय B में संबंधों की संख्या। तो जब संबंधों की संख्या हम ज्ञात करते हैं तो भैया देखो, आपको सूत्र भी कुछ याद होने चाहिए। संबंधों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है, क्या होता है भाई, संबंधों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या लगाते हैं, सूत्र लगाते हैं 2 की पावर m गुणे n, जहां m होता है सेट A यानी समुच्चय A में उपस्थित अवयवों की संख्या। समुच्चय A में उपस्थित जो अवयवों की संख्या होती है वो m का मान होता है, और समुच्चय B में उपस्थित अवयवों की जो संख्या होती है वो आपका n का मान होता है। तो m का मान की बात करें तो m देखिए कितने अवयव, 1, 2, 3, और n की बात करें तो समुच्चय B में कितने अवयव, 1, 2, 3, 4, तो 4। चलिए वैल्यू रख देते हैं तो हमें संबंधों की संख्या मिल जाएगी 2 की पावर, m का मान रखेंगे 3 और n का मान रखेंगे 4। 4 में कितना होता है 12, तो 2 की पावर 12। संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 2 की पावर 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है तीसरे का नंबर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, ठीक है। इसमें बोला गया कि यदि एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की जब संलग्न भुजाएं दी जाती हैं तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो मॉड A क्रॉस B होता है। आप सभी लोगों ने सदिश बीजगणित में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, वेक्टर A बराबर आपको दिया गया है 3i कैप और प्लस का j कैप और प्लस का 4k कैप। ये वेक्टर A का मान दिया गया है, वेक्टर B का मान दिया गया है। ये संलग्न भुजाएं हैं समांतर चतुर्भुज की। वेक्टर B का मान दिया गया है i कैप माइनस का j कैप और प्लस का k कैप, ये आपको दिया गया है। आपसे बोला जा रहा है कि तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप लिखोगे कि जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है भाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है, मॉड A वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ठीक। तो सबसे पहले वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B निकालें, यानी दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो वेक्टर A क्रॉस B निकाल लेंगे तो उसका मॉड भी निकाल लेंगे। मॉड निकालना आप सभी लोगों को बताया भी है मैंने, ठीक है। तो वेक्टर A क्रॉस B कैसे निकालते हैं, यहाँ i कैप, उसके बाद यहाँ पर j कैप, फिर k कैप, फिर उसके बाद देखिए जो वेक्टर A होता है इसमें सदिशों के एक सदिशों के गुणांक लिखते हैं। यहाँ पर i कैप का गुणांक कितना, 3 लिख देंगे। j कैप का गुणांक 1 है, 1 रख देंगे। k कैप का गुणांक 4 है तो 4 रख देंगे।
यहाँ पर i का गुणांक एक रख देंगे और यहाँ पर j का गुणांक -1 रख देंगे, k का गुणांक 1 है 1 रख देंगे। इतना तो जानते हो। अब मल्टीप्लाई करना है तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर, देखिए i कैप है तो i कैप लिखेंगे, ब्रेकेट लगाएंगे, ये रो ये कॉलम और ये रो हम छोड़ देंगे क्योंकि हम i कैप ले रहे हैं, ठीक है ना। तो एक का गुणा कितना हो जाएगा 1, फिर माइनस लगाते हैं सूत्र वाला, सभी को पता है 4 एकम कितना होता है 4, देखिए यहाँ पर माइनस है और माइनस सूत्र वाला तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4, फिर प्लस के बाद हम माइनस लेते हैं, माइनस का जे कैप लेंगे तो जे कैप वाला कॉलम छोड़ देंगे और ऊपर वाली रो को छोड़ देंगे। अब बचा 3 1 4 1, 1 का गुणा 3 से करेंगे, 3 एकम 3 माइनस 4 एकम कितना हो जाएगा 4, फिर प्लस, हमने कहा अल्टरनेट चिन्ह लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो के लेंगे तो के वाला कॉलम छोड़ देंगे, ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो बचा 3 1 1 -1 का गुणा 3 से हो जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, माइनस सूत्र वाला लगाएंगे, 1 एकम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इधर सॉल्व करते हैं, जगह ज़्यादा नहीं है हमारे पास। यहाँ पर आपको मिल जाएगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मान आपको मिल जाएगा, देख सकते हो 4 1 कितना होता है 5, तो 5 i कैप हो जाएगा और 3 से 4 जाएगा -1 का गुणा -j से करोगे तो ये प्लस का j कैप हो जाएगा, फिर -3 -1 -4 हो जाएगा तो माइनस का 4 k कैप हो जाएगा। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मान निकाल लिया। आपको यहाँ पर क्या निकालना था, तब आपको निकालना था मॉड a क्रॉस वेक्टर b, ठीक। तो जब भी किसी भी सदिश का हम क्या करते हैं मॉड निकालते हैं तो ये अंडर रूट लगाते हैं, फिर सूत्र होता है i के गुणांक का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस j के गुणांक का स्क्वायर, j का गुणांक 1 का स्क्वायर, प्लस k के गुणांक का स्क्वायर, k का गुणांक -4 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का जो मान आपको निकल के आएगा देख सकते हो, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 और -4 का स्क्वायर 16, 16 1 17 हो जाएगा और 17 और 25 कितना हो जाएगा 42। चूंकि ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को लिखते हैं हम वर्ग इकाई से, तो जो यहाँ पर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा वो अंडर रूट 42 हो जाएगा। जब समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं का मान दिया जाए सदिशों के रूप में तो जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है मॉड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b होता है। इस क्वेश्चन को याद रखिए, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हम समय को लॉस नहीं कर रहे हैं, कमेंट हम आपकी पढ़ रहे हैं, रिप्लाई मैं आपको दे रहा हूँ, उसको देखिए आप, है ना। और बाकी इधर क्लास को अंत तक करते रहिए भाई, क्लास डेली चलेगी शाम को 7 बजे। आगे बढ़ते हैं गा नंबर तीसरे का, गा नंबर में देखते हैं भाई। गा नंबर में देखिए बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन दिया गया है, आपको समाकलन करना है। एक्स स्क्वायर कितना दिया गया है tan इनवर्स एक्स क्यूब और अपान में आपको दिया गया है 1 प्लस एक्स की पावर 6। समाकलन आप लोगों ने सीखा है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, और समाकलन की मैंने महत्वपूर्ण क्लासें भी दी। यहाँ पर आपको एक चीज देखने से लग रहा है कि यहाँ पर जब भी हम इस ऐसे सवालों में क्या होता है कि जो अंश में आपका फलन होता है उसका अवकल गुणांक हमें इस फलन में उपस्थित मिल जाता है, तो हम बस वही क्या करते हैं उसको हम टी के बराबर मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए tan इनवर्स एक्स क्यूब को हम टी के बराबर मान लें और उसके बाद दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में हम समाकलन अवकलन कर दें, क्योंकि समाकलन में जिसको हम t मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। तो tan इनवर्स एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स क्यूब का स्क्वायर करेंगे एक्स की पावर 6, एक्स के स्थान पर जो उसका अगेन अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब का अवकलन, और t का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt/dx हो जाएगा। dx को इधर ले आएंगे और एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स की पावर 6 को रोकेंगे, dx इधर आ गया, इक्वल टू आपको हो जाएगा dt/3, इस 3 को बटे में ले आए। अब देखिए एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स की पावर 6 और इनटू में dx, इस इतने के स्थान पर हम लिख सकते हैं dt/3। तो यहाँ से तब i इक्वल टू, अब ये पूरा फलन t के पदों में चेंज हो जाता है, तो देखिए ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स की पावर 6 इंटू में dx, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं dt/3। और देखिए tan इनवर्स एक्स क्यूब को हमने t माना तो आप t लिख सकते हो। पूरा फलन t के पदों में भाई चेंज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आधा जो है x के रूप में और दूसरा y के रूप में। तो यहाँ पर देखिए अचर पद को बाहर कर लेंगे, 1/3 बाहर हो जाएगा और t का t के रिस्पेक्ट में समाकलन कर देंगे, तो 1/3 और t का हो जाएगा t²/2 और प्लस c लगा देंगे अचर पद, तो ये हो जाएगा 3 दूनी कितना 6, t², t किसको आपने माना है, अब देखिए tan इनवर्स एक्स क्यूब को माना है तो लिखिए भाई tan इनवर्स एक्स क्यूब, ठीक, इसका क्या है स्क्वायर, t² था प्लस c, जिसको t माना t की वैल्यू मैंने रख दिया। सिंपल सा था सवाल, और उम्मीद करता हूँ कि समझ में भी आ रहा हो। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, और वीडियो को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइव में जोड़िए, जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतनी ही ज़्यादा मैं आप लोगों को एनर्जी के साथ पढ़ाऊँगा और साथ ही में उतनी ज़्यादा देर आपको क्लास दूंगा, ठीक है ना। जल्दी आंसर पेपर हल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं
इस जो तीसरा क्वेश्चन था, तीसरे का ये तीसरा खंड था घ नंबर। अब बढ़ते हैं घ नंबर की ओर, है ना। थोड़ा रफ करना पड़ेगा, इधर नहीं आएगा। घ नंबर जो प्रश्न है वो सारडिक का है, ठीक है ना। चलिए रफ करते हैं, इधर रफ कर देते हैं भाई। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कॉपी पेन लेकर बैठो, क्योंकि दोबारा आपके पास ये समय नहीं आएगा। जो समय आपके पास है इस समय का सदुपयोग करो। समय चलता रहता है बराबर, समय कभी भी नहीं रुकता है। तो आप समय के साथ रुको मत, समय के साथ चलो, तब जो है आप आगे निकल पाओगे। चलिए भाई देखते हैं, हमारा जो है चौथा प्रश्न कहता है कि सिद्ध कीजिए, ठीक। घ नंबर, इसमें सिद्ध करना है, सारडिक है ये आपका। और इसमें सारडिक के गुणधर्म मैंने आपको बताया था, एक्स माइनस अल्फा वाई प्लस जेड प्लस अल्फा, है ना। और 1y माइनस बीटा और जेड प्लस एक्स प्लस बीटा। उसके बाद दिया गया y 1 और जेड माइनस गामा एक्स प्लस वाई प्लस गामा। सिद्ध करना है बराबर 0। सिद्ध करने में जैसे 0 सिद्ध करना है तो सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात क्या है, आप लोगों को सारडिक की प्रॉपर्टी पता है कि जब दो सारडिक के रो या कॉलम का मान बराबर हो जाए, मतलब सेम हो जाता है, तो सारडिक का मान 0 होता है। या किसी रो या कॉलम के सारे अवयव का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तब जो है सारडिक का मान 0 हो जाता है। तो ऐसी ही कुछ हम इसमें ऐसी क्रियाकलाप करेंगे कि ये वैसा ही बन जाए, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्या बहुत ज्यादा भारी तो होगा नहीं। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन तो 2 नंबर का दिमाग लगाओ, 5 नंबर का क्वेश्चन तो 5 नंबर का दिमाग लगाओ। समझ रहे हो ना मेरी बात को। बहुत 2 नंबर के क्वेश्चन को बहुत ज्यादा हाई लेवल से मत सोचिए, आप नहीं लगा नहीं पाओगे आप उसे। देखिए इसमें क्या कर सकते हो, इसमें सबसे बढ़िया तो ये है कि माइनस अल्फा यहाँ प्लस अल्फा यहाँ, इन दोनों को जोड़ लें, यानी C2 की वैल्यू प्राप्त कर लें C2 प्लस C3 से, तो हमारा थोड़ा कुछ कॉमन मिल जाएगा। देखिए 1 1 1, C1 में कोई भी आप हस्तक्षेप ना कीजिए, ये C1 है, ये C2 है, C3। C2 में हम C3 को जोड़ रहे हैं, तो देखिए जब इसमें आप ये चीज जोड़ोगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये x प्लस वाई प्लस कितना हो जाएगा z। जब y माइनस बीटा में z प्लस एक्स प्लस बीटा जोड़ोगे, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, x प्लस जेड प्लस वाई, यानी x प्लस वाई प्लस जेड आपका बच जाएगा। जब इसमें ये चीज़ आप जोड़ोगे तो गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी बच जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर y से का y से रहेगा, y प्लस जेड प्लस अल्फा, और यहाँ पर आएगा z प्लस एक्स प्लस बीटा, और यहाँ पर आएगा x प्लस वाई प्लस गामा। बताइए अब हम देखिए C2 से उभयनिष्ठ ले सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, तो लिखेंगे C2 से, जैसे देखिए लिखते हैं ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा C2 से, और ये संक्रिया आपको जरूर लिखनी पड़ेगी जो आप कर रहे हो, नहीं तो फिर काट दिया जाएगा पूरा क्वेश्चन। C2 से x प्लस वाई प्लस जेड क्या करेंगे भाई, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक। तो उभयनिष्ठ लेंगे हम, तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड हमने उभयनिष्ठ कॉमन ले लिया, मतलब 1 1 1 1 1 1 y प्लस जेड प्लस ये अल्फा, और z प्लस एक्स प्लस बीटा, और x प्लस वाई प्लस गामा, ठीक। अब देखिए जब किसी सारडिक की 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ समान हो जाते हैं, एक रूप के हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं अवयव, तो उस सारडिक का मान 0 होता है। तो इसमें 2 कॉलम सेम है, इसका मतलब इस सारडिक का मान 0। तो आप यहाँ पर 0 का गुणा x प्लस वाई प्लस जेड से करोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 बराबर RHS आप लिख सकते हो। और इस तरीके से क्वेश्चन आपका प्रूव हुआ। 2 नंबर वाले क्वेश्चन खत्म। अब बढ़ते हैं आगे हम प्रश्न संख्या 4 की ओर, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 में जो प्रश्न है वो भी शायद अभी 2 नंबर वाले ही है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, उसके बाद फिर 5 नंबर वाले आते हैं। इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। देखिए प्रश्न आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं, ठीक है। तो मेहनत काफ़ी लगती है, लेकिन आप लोगों को आराम हो जाता है। आपको केवल कॉपी लेकर बैठना है। आंसार पेपर नहीं है तब भी कोई बात नहीं, आंसार पेपर लोगे तो ये क्लासें कर लोगे जब पहले से, तो आंसार पेपर आप चुटकियों में हल कर लोगे, है ना। एक बार प्रैक्टिस आप कर लोगे बढ़िया आराम से। तो क्लासों को भाई करते रहिए कंटिन्यू, और ये मत ये कि यहाँ पर आइए बस चले जाइए, आइए बस चले जाइए, तो ऐसे क्लास करने का कोई मतलब नहीं। क्लास को अंत तक कीजिए। चौथे का पार्ट देखते हैं भाई, है ना। स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना, अभिलंब का समीकरण निकालना, मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न की क्लास दी भी है। तो यहाँ पर चौथे का नंबर देखते हैं। चौथे के का नंबर में बोला गया है कि वक्र का समीकरण दिया गया y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 3x² प्लस का 4x माइनस का 5। बोला गया है कि बिंदु x इक्वल टू 1 पर x इक्वल टू 1 दिया गया है। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 इक्वल टू डी बाई बाई डी एक्स, यानी परवर्ता ब्रैकेट के अंदर x माइनस x1। तो सबसे पहले यहाँ पर बिंदु ज्ञात करेंगे। अगर x बराबर 1 दिया गया तो y भी तो निकालें, क्योंकि बिंदु के लिए हमें x अक्ष का निर्देशांक चाहिए, y अक्ष का निर्देशांक चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू x बराबर 1 रखने पर,
समीकरण में रख देंगे, y का मान आ जाएगा। तो 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 गुणे 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4 गुणे 1 माइनस 5 हो जाएगा। इस तरीके से y इक्वल टू 1 प्लस 3 एकम कितना हो जाएगा 3 और 4 एकम 4 माइनस 5। यहाँ हल करोगे तो 4 3 7 7 1 8 8 से 5 जाएगा 3 आ जाएगा। तो जो बिंदु निकल के आएगा, बिंदु x का मान 1 था, y का मान 3 आ गया, बिंदु आ गया 1,3। इस बिंदु पर आपको क्या करना है, स्पर्श रेखा की परिवर्तन निकालना है। स्पर्श रेखा की परिवर्तन, स्पर्श रेखा का परिवर्तन निकालना तो वही स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। स्पर्श रेखा की समीकरण निकालने के लिए पहले d/dx का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 का x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तभी तो d/dx आएगा। x के सापेक्ष अवकलन, इसको समीकरण 1 माना गया है। चलिए y का अवकलन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। x क्यूब का करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर का करेंगे 6x हो जाएगा, 4x का करेंगे 4 हो जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 5 का अवकलन 0 हो जाएगा, अचर पद है। ठीक, अब d/dx का मान किस पर निकालेंगे, इस बिंदु पर 1,3 पर। तो आ जाएगा 3 गुणे x के स्थान पर 1 है, 1 का स्क्वायर 6 गुणे 1 प्लस 4। इस तरीके से आ जाएगा 3 एकम 3, 6 एकम 6, 6 3 9, 4 कितना आ जाएगा 13। तो d/dx का मान कितना आ गया 13। तब आप स्पर्श रेखा का समीकरण लिखोगे। स्पर्श रेखा का समीकरण, इसका सूत्र पता है आप सभी लोगों को। स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस का y1 इक्वल टू dy/dx और क्या होता है x माइनस x1। अभिलंब रेखा का समीकरण निकालने के लिए -1/d/dx हो जाता है बस। तो ये y माइनस, ये आपका हो गया x1, ये हो गया y1। y1 का निर्देशांक 3 है, dy/dx का मान 13 आया है, x माइनस x1 का मान आया है 1। तो ये हो जाएगा y माइनस 3 बराबर 13 x माइनस का 13। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबको उधर लेकर जाएंगे, तो उधर पहले से 13x है, y उधर ले जाएंगे माइनस का y हो जाएगा, इधर 13 पहले से है माइनस का, ये 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा बराबर 0। इसको देख सकते हो कि यहाँ पर हल करने पर हमें मिल जाएगा 13x माइनस का y, माइनस 13 से 3 जाएगा माइनस का 10 बराबर 0। तो ये स्पर्श रेखा का आपको समीकरण मिल जाएगा। ठीक है ना, समझ गए। बिंदु ज्ञात कर लेना है, बिंदु ज्ञात करने के बाद परिवर्तन निकाल लेना है, फिर स्पर्श रेखा का समीकरण वाला सूत्र लगा देना है, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पर अभिलंब रेखा का समीकरण पूछा जाता तो -1/d/dx इसी सूत्र में कर देना बस। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर, चौथे के खा पार्ट की ओर। चौथे के खा पार्ट को आपको थोड़ा सा हल करना है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा का खा पार्ट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चौथे के खा पार्ट में दिया गया है कि a इक्वल टू एक आव्यूह का मान दिया गया है। आव्यूह का मान दिया गया है 2 0 1। सबसे आसान प्रश्न आव्यूह का ही होता है, 2 1 3। उसके बाद दिया गया है 1 माइनस 1 0। आपसे बोला जा रहा है तो आपको मान निकालना है। मान किसका निकालना है, मान निकालना है a स्क्वायर माइनस 5a और प्लस का 6i। i यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आपको इस समीकरण का मान निकालना है। ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं, तो ये आसान भी होते हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, तो आप लोग कर लेना। बस थोड़ा सा क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक, 2 नंबर में आते हैं। चलिए थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं, छोड़ेंगे नहीं भाई, आंसर पेपर आपको सॉल्व करा रहे हैं तो पूरा सॉल्व कराएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले a स्क्वायर का मान निकालना है। a स्क्वायर को a इंटू ए लिख सकते हो। a का मान आपको दिया गया है 2 0 1 और फिर 2 1 3। उसके बाद दिया गया 1 माइनस 1 0, है ना, ये a हो गया। और फिर a का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बार, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। इस तरीके से a इंटू ए का मल्टीप्लाई a स्क्वायर आएगा। तो चलिए a स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। मल्टीप्लाई करना आपको पता है, मैंने ऐसे तीर बनाई थी, फिर कॉलम पर ऐसे तीर बनाई थी। मतलब पहली रो का तीनों कॉलम से करना, फिर दूसरी रो का तीनों कॉलम से, फिर तीसरी रो का तीसरे कॉलम से। चलिए करते हैं। 2 एकदम कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 0 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा। चलिए ऐसा करते हैं, इस पूरी रो का इस कॉलम से करना है। 2 दूनी 4, 0 2 का गुणा 0, 1 एकम कितना हो जाएगा 1। फिर इसी रो का इस कॉलम से करेंगे 2, 0 का गुणा 0, 0 1 का गुणा 0 और 1 और माइनस 1 का गुणा माइनस 1। फिर 2 और 1 कम 2, 0 3 का गुणा 0 और 1 और 0 का गुणा 0। अब ये क्या हुआ, आपका पहली रो का तीनों कॉलम से हो गया। फिर इसी रो को हम दूसरी रो का तीनों कॉलम से करेंगे। 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 3 एकम 3। ठीक, गलती से गुणा नहीं करना भाई, तीसरे का तीसरे से, दूसरे का दूसरे से और पहले का पहले से। फिर दूसरी रो का इससे करेंगे, 2 शून्य शून्य हो जाएगा और 1 एकम 1 हो जाएगा और 3 एकम माइनस 3 हो जाएगा। फिर 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा
और 3 शून्य शून्य हो जाएगा। फिर तीसरी रो पर आ जाएंगे इसी तरीके से, 1 दूनी 2 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे माइनस, ये आपका 2 हो जाएगा, -1 और 2 का गुणा -2, 0 1 का गुणा 0। फिर तीसरे रो का इससे करेंगे, 1 और 0 का मल्टीप्लाई 0, -1 1 का मल्टीप्लाई -1, 0 और इसका 0 हो जाएगा, ठीक। फिर 1 1 कम 1 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा और 0 0 का गुणा 0। इस तरीके से ए स्क्वायर का मान आ गया। तो ए स्क्वायर का मान रख देंगे यहाँ पर, 4 1 5 और ये -1 और 2 0 2, 4 2 6 3 कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पर -3 1 1 हो जाएगा -2, 3 2 5 और ये 0 और ये -1 और ये -2। ए स्क्वायर का मान आ गया। अब देखिए आप तो समीकरण का मान जैसे निकालना है, ए स्क्वायर कितना है इंटू में 5 इंटू ए, तो 5 का ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, जो ए का मान इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, 5 ए का मान हो जाएगा। चलिए हमें मान निकालना है ए स्क्वायर -5a प्लस 6i का। आई यहाँ पर आइडेंटिमेटिक्स है, तत्समक अवयव या इकाई अवयव। ए स्क्वायर का मान कितना आया है 5 - 1, अवयव के रूप में लिखना है बस 2 और 9 - 2 5, 0 -1 -2, फिर माइनस 5a यानी जो अवयव ए है इसका 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 शून्य शून्य हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम भाई 5, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 शून्य शून्य, ये 5 ए का मान हो गया माइनस प्लस 6i। तो 6i का मतलब आइडेंटिमेटिक जिसके बिकड़ में एक एक हो, बाकी सारे अवयव शून्य हो, बस 6 का मल्टीप्लाई कर लेना। और आपको क्या देखिए ये आपके समान कोड के अवयव हैं, तो इनसे को घटा देना और उसके बाद इसको जोड़े लेना, ठीक। जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था भाई, ठीक, इतना कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। समय को लॉस नहीं करेंगे भाई। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक कर दीजिए, है ना, और बोरियत मत महसूस कीजिए। क्लास को अंत तक करोगे, पूरी बात समझ में आएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, आधी अधूरी क्लास करोगे, उसके बाद आप फिर यही हमसे कहोगे कि सर जी जो है ये नहीं हुआ हमारा, वो नहीं हुआ। जब क्लास को आप डेली करोगे, बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है, ठीक है, समय को बर्बाद मत कीजिए, क्लास को डेली कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम के पहले। चलिए देखते हैं अगला कौन सा क्वेश्चन होगा हमारी। तो ये अंसाल पेपर का चौथे का भाई खा नंबर था, गा नंबर की ओर बढ़ते हैं। अब बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। गा पार्ट में दिया गया है कि यदि, देखिए भाई दिया गया है यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई दिया गया है, तो आपको सिद्ध क्या करना है, तो आपको सिद्ध करना है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। अब तक की ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जानते हो कितनी बार पूछा गया, कम से कम 10 से 12 बार, ठीक है। और आपको विश्वास नहीं होगा तो आपके पास गेस पेपर वगैरह वगैरह आप देख सकते हो, या कोई भी आंसर पेपर देख लेना, ये आपको प्रश्न जरूर मिलेगा। ये कंटिन्यू पूछा ही गया है। इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका 2 से 3 लाइन में आपको सॉल्व करा देंगे। आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई दिया गया है। या तो इसका पूरा फार्मूला जानते हो, या तो पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को सॉल्व करो, उसके बाद फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाना। सबसे आसान तो यही कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड, है ना, अपान में 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस का जेड एक्स इक्वल टू पाई कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड अपान में 1 माइनस एक्स वाई वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसको ब्रैकेट के अंदर करेंगे, tan इनवर्स इधर जाएगा तो ये tan पाई हो जाएगा, और tan पाई की वैल्यू होती है 0, और 0 के बट्टे में 1 लिख सकते हैं। अब कैंची गुणा करेंगे, देखिए इस वाले ऊपर वाले पोर्शन का गुणा 1 से होगा, इधर वाले का गुणा 0 से होगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 1 से गुणा होगा तो ये इतना ही रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो देखिए इसको ले सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड उधर जाएगा तो ये प्लस का एक्स वाई जेड हो जाएगा, इधर माइनस का है। और आपको इस क्वेश्चन में यही चीज़ भैया प्रूव करनी थी, यही चीज़ आपको यहाँ पर प्रूव करनी थी, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए भाई ये हमारा था गा पार्ट भाई, चौथे का गा पार्ट। बढ़ते हैं चौथे के घा पार्ट की ओर, ठीक है। घा पार्ट भी बहुत गजब का क्वेश्चन है, मैंने अवकलन में आपको कराया है। चलिए घा पार्ट को देखते हैं हम। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को क्लास अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चन एक एक समझ में आ रहा होगा। जब आप यहाँ पर 6-7 अंसाल पेपर हल कर लोगे ना, तो आपको पूरा पेपर का पैटर्न समझ में आने वाला है,
ठीक है, पूरा पेपर आसान लगने लगेगा आपका बोर्ड का। घ पार्ट, इसमें क्या दिया गया है, y इक्वल टू एक्स की पावर x साइन x, यानी फलन की पावर फलन दिया है। सभी को पता है कि जब फलन की पावर फलन दिया होता है तो हमें लॉग लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो हमें dy बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो यहाँ से किसका मान निकालना है, dy बाई डी एक्स का मान। पहले तो लॉग लेंगे, लिखेंगे लॉग लेने पर, लॉग लेंगे तो ये आपका हो जाएगा लॉग y इक्वल टू, लॉग लेंगे तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो x साइन x आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log x, जो पावर होती है लॉग लेने पर आगे आ जाती है। फिर x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन यहाँ पर कर देंगे वही, x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का होता है 1/y, y का अगेन करते हैं तो dy बाई डी एक्स होता है, ठीक है ना। देखिए आपको अगर थोड़ा बहुत कम समझ में आता है तो आप जो मैंने प्ले लिस्ट बनाई महत्वपूर्ण प्रश्नों की वही देख लीजिए कम से कम। अगर पूरा सिलेबस अच्छे से नहीं कवर हो पाए उससे भी आपका अच्छा खासा कवर हो जाएगा, ठीक है। अंसाल पेपर आपको समझ में आएगा, जितना पढ़ा उतना समझ में पूरा आएगा, और अच्छे से पढ़ा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो क्लासों को आप कर लीजिए भाई, ठीक, तभी मज़ा आएगा। यहाँ पर इसको भाई फर्स्ट मानिए, इसको आप सेकंड मानिए, तो फर्स्ट छूटेगा x साइन x, फिर क्या करते हैं सेकंड का अवकलन log x का 1/x हो जाएगा, फिर सेकंड छोड़ते हैं log x छूटा, और फिर x साइन x का अवकलन करेंगे तो फिर फर्स्ट सेकंड लगेगा, x छूटा साइन x का अवकलन cos x प्लस साइन x छूटा और x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन 1। ओके, तो इस तरीके से dy बाई डी एक्स का जो मान हो जाएगा, y इधर बट्टे में उधर जाएगा गुणे में, x से x कैंसिल हुआ, ये आपका हो जाएगा साइन x प्लस log x, ब्रैकेट में यहाँ पर बचेगा x cos x प्लस का साइन x, ये आपका हो जाएगा। देखिए dy बाई डी एक्स का मान निकालना था, y का मान आप रख सकते हो, y बराबर कितना हमने था आपका x की पावर x साइन x, ठीक, ब्रैकेट लगाइए, साइन x प्लस x cos x का गुणा log x से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x cos x log x प्लस साइन x का गुणा log x से कर दीजिए तो साइन x, और ये कितना हो जाएगा log x। इस तरीके से ये जो आपका हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सिंपल है, अवकलन करना सभी लोग जानते हो। इस तरीके से हमारा इस सेट 21 यानी जो आपका 2021 का सेट नंबर आपका पहला है, इसका घा पार्ट खत्म हुआ, यानी चौथे का चौथा पार्ट खत्म हुआ। अब हम बढ़ेंगे पांचवें पार्ट की ओर, ठीक, पांचवें क्वेश्चन की ओर, और ये 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक। अब और ज़्यादा मज़ा आने वाला है भाई, 5 नंबर वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए जल्द से जल्द हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधे घंटे से ऊपर क्लास नहीं रखेंगे, बोरियत महसूस ना हो, डेली आपको शाम 7 बजे आ जाना है, ठीक है ना। तो 5 नंबर के देखते हैं कितने प्रश्न हो पाएंगे। अभी भाई 26-27 मिनट हुए हैं, क्लास आप देख रहे हो धीरे धीरे, ठीक। तो चलिए भाई 2-3 मिनट में जो हो पाता है करा देते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न संख्या है 5, और 5 का पार्ट देखते हैं भाई। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पर आधारित ये फलन है। एक जो फलन है वो नेचुरल टू नेचुरल, ठीक, दिया गया है। जो एफ एक्स है वो नेचुरल टू नेचुरल है, मतलब प्रांत उसका प्राकृतिक संख्या से, और जो सह प्रांत वो भी प्राकृतिक संख्या से। जो जी एक्स वाला फलन वो भी नेचुरल टू नेचुरल है, और जो एच वाला एच एक्स वाला फलन है, ठीक है, वो आपका नेचुरल टू रियल है, मतलब प्राकृतिक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में है, ठीक है। यानी प्राकृतिक संख्याओं से प्रांत आएगा और वास्तविक संख्याओं से सह प्रांत आएगा। फिर दिया गया है एफ एक्स। एफ एक्स का मान आपको कितना दिया गया है 2x। मैंने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की जो क्लास दी थी वो आप देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा। जी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3x + 4। प्ले लिस्ट चेक करना बालाजी पब्लिकेशन वाली, बस आपको मिल जाएगा। एच एक्स बराबर आपको साइन x दिया गया है। फॉर ऑल आपसे ये बताया जा रहा है कि जो x है वो बिलोंग करता है n में। यहाँ पर आपको प्रूव करना है h ऑफ, फिर क्या दिया गया गोफ इक्वल टू HOG फिर ऑफ f, ये चीज़ आपको प्रूव करना है, ठीक। सिंपल है, पहले LHS लेकर सॉल्व करेंगे फिर RHS। LHS में क्या दिया गया है, LHS में आपको दिया गया है h ऑफ ब्रैकेट में GOF दिया गया है। इसका मतलब ये है कि h फिर ऑफ का मतलब ब्रैकेट, G इस ऑफ का मतलब FX, कितना भाई G ऑफ f है ना, तो G FX हो जाएगा। तो H G FX, तो G FX का मान कितना दिया गया 2x लिख देंगे भैया, 2x, ठीक, 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए gx के रूप का बन गया, तो x के स्थान पर 2x है, gx का मान कितना 3x + 4, तो ये जाएगा 3
x के स्थान पर कितना रखेंगे 2x प्लस 4। देखिए जब gx बराबर था तो 3x 4 था और g 2x है तो x के स्थान पर 2x हो जाएगा प्लस 4। और उसके बाद कितना हो जाएगा भाई, कुछ गलती हुई क्या, 3x प्लस 4 था तो मैंने क्या किया है कि 3 इंटू एक्स के स्थान पर 2x रख दिया है और प्लस का 4 कर दिया ऐसे। ठीक, तो ये हो जाएगा h 3 दूना कितना हो जाएगा 6x प्लस 4। एच एक्स बराबर कितना दिया है साइन एक्स, तो एच एक्स के स्थान पर इतना हो गया तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स के स्थान पर रख दीजिए 6x प्लस 4। इस तरीके से LHS का मान आपको मिल गया। सिंपल था ये सवाल भाई, फॉग ऑफ निकालना वेरी सिंपल। फिर RHS पर आ जाइए। इसी प्रकार RHS में दिया गया है ब्रैकेट के अंदर h ऑफ g ब्रैकेट ऑफ, फिर लिखा है ऑफ f, इसका क्या हो जाएगा h ऑफ g पहले लिखिए ऑफ fx है तो ओ करके फिर fx लिख दीजिए, fx का मान रख दीजिए HOG है ना, लिखिए fx का मान कितना है 2x। ठीक, यहाँ ओ लगा है तो h ऑफ कितना हो जाएगा भाई gx हो जाएगा, तो g x के स्थान पर कितना भाई 2x रख देंगे। ठीक, अब g इंटू में x के स्थान पर 2x है, यहाँ पर देखिए gx था तो 3x 4 था, अब यहाँ पर x था तो 3x 4 था, यहाँ पर x के स्थान पर 2x हो गया तो g, तो ये कितना हो जाएगा 3x के स्थान पर 2x और फिर प्लस 4। ठीक, तो g 3 2 कितना हो जाएगा 6x प्लस का 4। hx बराबर साइन x था, यहाँ x था तो यहाँ x था, यहाँ x के स्थान पर 6x प्लस 4 हो गया तो ये जाएगा साइन x के स्थान पर 6x प्लस 4। ठीक, तो ये लेफ्ट हैंड साइड था और आप देख सकते हो कि यहाँ पर राइट हैंड साइड, तो लिखोगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और यही चीज़ आपको प्रश्न में क्या करनी थी भाई, प्रूव करनी थी। ये सवाल इस बार के बोर्ड एग्जाम 2023 में नहीं आएगा, परेशान मत होइएगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का ये क्वेश्चन है जो कि इस बार के सिलेबस में नहीं है, 30% के सिलेबस में हट गया है, लेकिन आंसर पेपर हल करा रहे हैं तो सोचते हैं हल करा दें, नॉलेज हो जाएगा, कोई कमी तो है नहीं भाई। ठीक है ना, नॉलेज जितना हो जाए उतनी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5वें का खा पार्ट। 5वें का खा पार्ट देख लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ तो भाई सॉल्व हो जाए। ठीक, समय तो थोड़ा बहुत लगेगा, आधे घंटे से ऊपर हो रहा है मुझे पता है, लेकिन ज़्यादा हमारा अनसॉल्व हल हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छी बात। अब आगे के क्वेश्चन 8-8 नंबर वाले होंगे, ज़्यादा समय लेंगे, तो मैं सोचता हूँ जितना एक क्लास में हो जाए। देखिए जो 5वें का खा पार्ट है बहुत गजब का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एक आएगा। a बराबर एक आपको यहाँ पर आप भी दिया गया है -3 5 4। ठीक, और b इक्वल टू आपको एक आव्यूह का मान दिया गया है 1 -2 और 7। ठीक, आपसे बोला जा रहा है सत्यापित कीजिए ए बी का ट्रांसपोज या डैश, जिसको परिवर्ताव्य बोलते हो, बराबर वो बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज के बराबर है। तो इसमें LHS RHS दोनों निकालना पड़ता है, और ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम आने की प्रबल संभावना क्या आती ही है, बट ये प्रश्न आता ही है, टेंशन मत दीजिए, इसको तैयार कर लीजिए। देखिए पहले यहाँ पर LHS निकालेंगे, तो LHS में हमको AB चाहिए, तो AB, A का मान कितना है -3 5 4 और B का मान कितना है 1 -2 4। A का B से मल्टीप्लाई करने के लिए तीर मैंने ऐसे आपको बना के बताया था। तो चलिए AB बराबर निकालते हैं तो कितना आएगा, देखिए ध्यान से, AB बराबर निकालेंगे तो -3 का गुणा 1 से हो जाएगा -3, -3 का गुणा 2 से हो जाएगा +6, -3 का गुणा आपका हो जाएगा 4 से -12। फिर ये रो आपकी हो गई। अब दूसरी रो का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5, 5 दूनी -10, 5 चौक 20 हो जाएगा आपका, है ना। उसके बाद तीसरी रो पर आ जाएंगे, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। इस तरीके से मैंने किसका मान निकाल लिया, ए बी का। तो यहाँ से जो ए बी डैश आ जाएगा, ए बी डैश, या इसको आप लिख सकते हो ए बी ट्रांसपोज, टी से लिखा जाता है, मतलब परिवर्ताव्य। परिवर्ताव्य में रो को कॉलम में बदल देते हैं, तो जो ये वाली रो इसको कॉलम में बदल देंगे, -3 6 -12 5 -10 20 4 -8 16। इस तरीके से ए बी ट्रांसपोज आ गया, ये LHS आ गया। अब हम RHS लेकर चलेंगे, तो RHS लेने पर RHS में आप देख सकते हो कि क्या है, B ट्रांसपोज इंटू में A ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज का मतलब जो आपका B आव्यूह है इसका परिवर्त पहले लिखिए, तो ये रो में इसको कॉलम में बदलेंगे, तो ये कॉलम में आ जाएगा 1 -2 7। अब ये B ट्रांसपोज हो गया, B का मान ये था और ट्रांसपोज का मतलब परिवर्त इसका कर दिया। फिर इनटू में क्या है A ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये जो रो, ये कॉलम है इसको रो में बदल देंगे, -3 5 7। और आप इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए ऐसे, ये 3 1 का -3 आएगा, देख लीजिए पहला मिल रहा है, फिर 1
का गुणा 5 से करेंगे कितना आएगा भाई 5 आएगा, देख सकते हो आप मिल रहा है। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आ जाएगा 7 एकम 7। ठीक है, यहाँ पर 4 आया है, कुछ गुणा हुआ है क्या, गुणा गलत हुआ है क्या भाई, यहाँ पर हाँ गलत हो गया, यहाँ पर मैंने 4 कर दिया, यहाँ पर 7 था, तो आप 7 कर लोगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है ना, 4 है तो अगर यहाँ पर 4 था तो चलिए यहाँ पर भी 4 कर देते हैं, काहे गलती हो, है ना, यहाँ पर भी 4 कर देते हैं। बस एक अंक से कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, तो इधर का इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल यही चीज़ आने वाली है, बस आपका जो LHS होगा वो RHS के बराबर हो जाएगा। ऐसे गुणा करते हैं, ऐसे तीर बना लेते हैं, कॉलम का बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 तिहाई -3, 1 का गुणा 5 से करेंगे 5 एकम 5, फिर इसका गुणा इससे करेंगे। ठीक है ना, रो का बारी बारी से करते रहेंगे कॉलम से, तो पहली रो का तीनों कॉलम से करेंगे, फिर दूसरी रो का तीनों कॉलम से करेंगे, फिर तीसरी रो का तीनों कॉलम से करेंगे, बिल्कुल यही चीज़ आ जाएगी, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है ना, तो आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, आधे घंटे से, और उम्मीद करता हूँ कि जो आपका प्रश्न संख्या 5 थी इसके दोनों खंड समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इतना होमवर्क मैंने आपके लिए दे दिया है, कीजिएगा घर पर। आगे की क्लास में मैं आपको आगे के क्वेश्चन बताऊंगा। क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए जिससे मैं आप लोगों के लिए रोज़ क्लासें प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।